नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशियन में। आज हम लोग कानों में कंगना कहानी को पढ़ेंगे और राधिका रमण प्रसाद सिंह के बारे में जानेंगे कि इनकी कौन-कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने क्या योगदान दिया है हिंदी साहित्य में और साथ ही साथ जो कहानी का मुख्य सार तत्व है उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रमुख पात्रों की चर्चा करते हुए इस कहानी को डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहानी मैंने पूरी पढ़ा दी है। आप यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप सारी कहानियों को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इस कहानी का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि राधिका रमण प्रसाद सिंह इन्होंने कहानी लिखी है कानों में कंगना, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में तो लगी ही है और साथ ही साथ अभी एचपीएससी का सिलेबस जारी हुआ है 2024 का, जिसमें 139 पोस्ट निकली हैं। तो जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो लोग इस फॉर्म को जरूर भरें क्योंकि बिल्कुल भी अंतर नहीं है। देखिए, लास्ट तक चिंता मत कीजिए कि प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमारा जाना व्यर्थ ना हो जाए, हमारा पैसा ना व्यर्थ हो जाए, हमारा समय ना व्यर्थ हो जाए। तो इन सब की चिंता करते हुए बगैर आप फॉर्म को भरें और पेपर देने अवश्य जाएं यदि आप नेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह जी को द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म 10 सितंबर 1890 में हुआ था और 24 मार्च 1971 में इनका देहांत हो गया। ये हिंदी के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चुम्बन चाटा, याद रखिएगा, चुम्बन चाटा थी। कथा लेखन में अपनी अत्यंत शैली के कारण हिंदी कथा का साहित्य में वे शैली सम्राट के रूप में स्मरण किए जाते हैं। याद रखिएगा, शैली सम्राट किसको कहा जाता है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह को कहा जाता है। कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर सकती है, इस शिल्प को वे जान गए थे, इसीलिए वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार सिद्ध हुए। उन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की महनीय सेवा की। राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध कायस्थ जमींदार राजा राज राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। तो इनके पिता का नाम जमींदार राजा थे राज राजेश्वरी सिंह प्यारे, इसी वजह से इनका नाम के आगे राजा लगा रहता है। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1907 में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस, 1909-1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से एफए, 1912 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। याद रखिएगा, एमए इन्होंने इतिहास से किया था। हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में ये प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में साहित्य की रचना की है। इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो राम रहीम पूरब और पश्चिम उपन्यास है, गांधी टोपी, बिखरे मोती एक कहानी है। याद रखिएगा, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का भी एक संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी कहानी है बिखरे मोती। धर्म की धुरी अपना पराया नाटक है। रचनाएं तो इन्होंने सभी विधाओं में की, पर मूल रूप से इन्हें कथाकार ही माना जाता है, इसी वजह से इनको कथा सम्राट की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, शैली सम्राट की उपाधि दी गई है। कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में जाना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी लेखक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं तो उनकी रचनाओं का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कहानी संग्रह अगर देखा जाए तो कुसुमांजलि है, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, ये 4 इनकी मुख्य कहानी संग्रह हैं। कौन कौन सी? कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी और धर्मधुरी। इनकी कहानियां गांधी टोपी सन 1938, सावनी समा कहानी है सन 1938 में प्रकाशित, नारी क्या एक पहेली सन 1951, हवेली और झोपड़ी सन 1951, देव और दानव सन 1951, वे और हम सन 1956, धर्म और मर्म 1959, तब और अब 1958, अबला क्या ऐसी सबला सन 1962, बिखरे मोती भाग 1 सन 1965, कानों में कंगना 1913 में ये कहानी आई थी। ठीक है, जो कि आपको अभी पढ़नी है। उपन्यास के रूप में देखा जाए तो राम रहीम सन 1936 में प्रकाशित हुआ, जब गोदान आया, पुरुष और नारी 1939, सूरदास सन 1942, संस्कार 1944, पूरब और पश्चिम 1951, चुम्बन और चाटा 1957। लघु उपन्यास में नवजीवन आता है, जो कि एक लघु उपन्यास की श्रेणी में आता है, 1912 में प्रकाशित। तरंग 1920 में, माया मिली न राम 1936, मॉडर्न कौर
सुंदर कौन, मॉडर्न कौन, सुंदर कौन, सन 1964 में प्रकाशित। अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी डगर, ठीक है, 1966 में प्रकाशित। ये सारे ही लघु उपन्यास हैं। नाटक में देखा जाए तो नए रिफार्मर या नवीन सुधारक, सन 1911 में प्रकाशित। धर्म की धुरी नाटक है 1952 में, इंपॉर्टेंट नाटक है इनका, धर्म और धर्म की धुरी। अपना पराया 1953। नजर बदली, बदल गए नजारे 1961। संस्मरण में सावनी सभा, टूटा तारा और सूरदास। टूटा तारा से याद आ रहा है मुझे लाल तारा, और आपके सिलेबस में लगा हुआ है उनका एक संस्मरण। बताइए किसका है लाल तारा? गद्य काव्य नवजीवन, प्रेम लहरी। गद्य कृतियां अगर देखा जाए तो नारी एक पहेली, पूरब और पश्चिम, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब। तो ये इनकी गद्य कृतियां हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी और धर्मदोरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तत्कालीन राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी, किनकी? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। गांधी जी के आदर्शों और विचारों से उनका गहरा लगाव था। पर दुख कातरता, पर दुख का कातरता मतलब दूसरों की दुख की कातरता उनकी कहानियों का प्राण तत्व है। उनकी कहानियों में सामाजिक जीवन का सच, प्रभावी शिल्प और सहज भाषा में उकेरा गया है। कानों में कंगना कहानी वर्ष 1913 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदु पत्रिका में। यह एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थानों का सूक्ष्म वर्णन करती है। इस कहानी में वासना और प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः जाहिर करती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो किरण है जो नायिका के रूप में आई है। कहानी की नायिका पात्र तथा योगीश्वर की पुत्री है। कौन? किरण, ठीक है। नरेंद्र कहानी का नायक पात्र है तथा किरण का पति है। योगीश्वर नरेंद्र के गुरु हैं तथा किरण के पिता हैं। जूही नरेंद्र का प्रेम पत्र किरण तक पहुंचाती थी। कहानी की नारी सहायक पात्र है कौन? जूही। याद रखिएगा ये जो जूही है ना, आपकी निर्मल वर्मा की जो कहानी लगी हुई है उसमें जूली है ना, जूही नहीं है, जूली। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। गौड़ पात्रों से बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में पढ़ना अब आपकी जिम्मेदारी है। जूही नरेंद्र का प्रेम पत्र किरण तक पहुंचाती थी, ठीक है। अन्य पात्रों में मोहन है और किन्नरी है, ठीक है। अब इसकी समीक्षा देख लेते हैं, सार तत्व देख लेते हैं इस कहानी में है कि, हालांकि मैं कहानी पूरी पढ़ा चुकी हूँ और इस पीडीएफ में भी आपको कहानी मेंशन कर दी है। यदि आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना है या फिर नोट चाहिए तो 7209973250 नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट संबंधी सारी जानकारी इसमें दे दी जाएगी। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना का प्रारंभ वार्तालाप शैली में हुआ। जब इस कहानी को आप सुनेंगे ना तो इसकी कहानी ही मतलब स्टार्ट होती है कि तुम्हारे कानों में क्या है। कहानी के प्रारंभ में नरेंद्र किरण से पूछता है कि तुम्हारे कानों में क्या है। उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना। नरेंद्र उसके कानों से कंगन उतार लिया और किरण के हाथों में पहना दिया। किरण के पिता योगेश्वर को उन दोनों के प्रेम संबंध ज्ञात हो जाते हैं। वह किरण तथा नरेंद्र का विवाह करवा देते हैं। विवाह के पश्चात नरेंद्र तथा किरण 2 साल मुरादाबाद में हंसी खुशी गुजारते हैं। एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ नृत्य देखने जाता है। किसका? किन्नरी का। यहाँ वह एक किन्नरी के चंगुल में फंस जाता है और उस पर मोहित हो जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने वहां बहाने बनाकर ले जाता है और उस किन्नरी को दे देता है। एक दिन नरेंद्र का यह रहस्य उसकी पत्नी किरण को ज्ञात हो जाता है। किरण दुख के अथाह सागर में डूब जाती है तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चल बसती है। नरेंद्र तब तक किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे जो नरेंद्र ने ही उनके गुरु योगीश्वर को भेंट किए थे तथा जो उसके पहले पहले दिन किरण ने अपने कानों में पहने हुए थे। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। उसे बहुत आत्मग्लानि हुई, लेकिन उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। भारतीय जीवन पद्धति में दाम्पत्य पवित्र और सशक्त मेरुदंड है जिससे निकलकर क्षणिक सुख तो मिल सकता है, ऐसा सुख दीर्घकालिक नहीं हो सकता। किरण प्रकृति की निर्मुक्त गोद से संसार के जटिल जाल में बंधती है। अलौकिक भोलापन और निसर्ग उच्छ्वास वाली किरण जब दाम्पत्य के सांचे में नए रूप में उपस्थित होती है तब उसका एक अलग सा सौंदर्य सामने आता है, ऐसा कि उसे पहचानना तक मुश्किल है। उसका हृदय प्रसन्न और संतुष्ट है, अतः बाहरी चेष्टाओं पर भी उसका प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन उसको बंधन पास में
बांधने वाला स्वयं उससे बंधकर नहीं रह पाता। यह विद्रूपता है। उसकी आंखें तब खुलती हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। समाज में ऐसे तत्व सदैव अपनी चालबाजियां दिखाते रहते हैं जिनसे किसी और का घर परिवार खत्म हो जाए। आधुनिक समाज की भी यही बड़ी समस्या है कि दाम्पत्य वाला आधार कमजोर हो रहा है। इसके लिए कहीं पुरुष जिम्मेदार है तो कहीं स्त्री, परंतु नुकसान दोनों का ही हो रहा है। तो ये कहानी का सार तत्व है। एक तरीके से देखा जाए कि जो योगीश्वर उसका किरण का पिता है, वो जब देखता है कि अब मेरे दिन मतलब अंतिम चरण में चला गया है और जो उसका पति है, किरण का, है ना? तो वो उसकी शादी करा देता है और साथ में उसको कुछ जो भी गहने वगैरह होते हैं वो दे देता है। और उसके बाद में जो उसका आदमी होता है वो एक तरीके से उसके साथ में छल पूर्वक अपने फ्रेंड मोहन के यहाँ जा करके एक किन्नरी से उसको प्रेम हो जाता है, तो उसके सारे गहने उस पे लुटा देता है और साथ में जब किरण को पता चलता है तो उसे बहुत अथाह दुख होता है और वो मतलब एक तरीके से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इस कहानी में यही है और इसमें मतलब वही दिखाया गया है कि कहीं भी कोई भी चीज़ हो तो इसके लिए कहीं स्त्री ज़िम्मेदार है तो कहीं पुरुष ज़िम्मेदार है। तो इसमें देखा जाए पुरुष को ही ज़िम्मेदार ठहराया गया है इस कहानी में और लेकिन देखा जाए तो नुकसान दोनों का ही होता है क्योंकि अंततः बाद में भले ही उसकी आँखें खुलती हैं लेकिन वो तब तक अपनी पत्नी को अलविदा कह चुका होता है। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं तो संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा में देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से उस शून्य निवड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी कौन कहे। किसे एकटक देखती थी कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। अगला है, कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आगे आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उन वन फूल की विमल कांति लौकिक चयन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। अगला है, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यो ज्यो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। अगला है, आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों में घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक में ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। ये आपका कहानी थी। अब इसमें कुछ और कथन है। किताबों में इसका एज इट इज दिया हुआ है। उस वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन की फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, पूछे जा सकते हैं। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला है, हम दूर से तारों की सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर ठाह ले। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है।
इंपॉर्टेंट कथन। अगला है, समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक में से उतरकर दो घड़ी वंशी की फेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीवाईक्यू में ये। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। अगला है, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तब का यह वक्तव्य है। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने एज इट इज यहाँ पर रख दी है। जिनको पीडीएफ लेना है वो 7209973250 नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है, सैंपल नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, बाकी आगे का प्रोसेस आप देख लीजिए, समझ लीजिए। नंबर मैं लिख दे रही हूँ फिर से। ठीक है, और पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि जो भी पढ़ें उसको रिवीजन जरूर करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। धन्यवाद सभी का।